देश की आन बान और शान के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के कारण हमें आजादी मिली। इस आजादी की कीमत हमें समझनी होगी। अपना घर परिवार छोड़कर वो देश की सीमा पर डटे रहे ताकि हम सुरक्षित रह सकें। वो देश के लिए लड़े और शहीद हुए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि भारत स्वतंत्र रह सके। ये मौका है देश के शहीदों को याद करने का। ये मौका है भारत को आजाद कराने वाले वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का। जी हाँ, तिरंगे की शान के लिए उन्होंने जान दे दी। देश के शहीद अपने आखिरी सफर में तिरंगे में लिपट कर निकले। हमें उनके सम्मान में फहराना है तिरंगा। घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत पराक्रम हो चुकी है। बिल्कुल अमृता, और संसद टीवी भी अपने सभी दर्शकों से यानी कि आपसे अपील करता है कि आप अपने घर में तिरंगा जरूर लगाएं। आइए हम सब मिलकर आजादी का उत्सव मनाएं। हर बार। और आइए सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। हेलो इंडिया में आज हम नजर डालेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने पदकों का पूरा किया अर्धशतक और अंतिम दिन किन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर। साथ ही होंगी देश और राज्यों की प्रमुख खबरें। इसके अलावा आपको बताएंगे चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ते संबंधों सहित अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बारे में। और अपने आज के टेक सेगमेंट में आपको बताएंगे क्या है मेटावर्स, देंगे इससे जुड़ी अहम जानकारियां। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और पराक्रम के साथ। तो पराक्रम आगाज करते हैं और सबसे पहले अमृता राष्ट्रीय सुर्खियां। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को आज विदाई दी जाएगी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में उच्च सदन में विदाई दी जाएगी। एम वेंकैया नायडू का बुधवार को अपने पद पर अंतिम दिन है। उनकी जगह जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित जगदीप धनखड़ ने रविवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने उन्हें देश के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी के निर्देश की अवहेलना कर उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले अपने 2 सांसदों शिशिर अधिकारी और दिव्येंदु अधिकारी को रविवार को पत्र भेजकर जवाब तलब किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने की पार्टी के फैसले के बावजूद दोनों सांसदों ने शनिवार को दिल्ली जाकर मतदान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संघवाद की भावना में सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की, जिसने भारत को कोविड-19 महामारी से उबरने में मदद की। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य में अपनी ताकत के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में योगदान दिया। इसने भारत को विकासशील देशों के लिए एक वैश्विक लीडर के रूप में पेश किया। महामारी की शुरुआत के बाद से गवर्निंग काउंसिल की ये पहली फिजिकल बैठक थी। बैठक में 23 मुख्यमंत्रियों, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और 2 प्रशासकों के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय जुड़ गया है।
यूएस नेवी शिप चार्ल्स ड्रू रविवार को चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में मरम्मत और संबद्ध सेवाओं के लिए पहुंचा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत में अमेरिकी नौसेना के जहाज की यह पहली मरम्मत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े युवाओं से हथकरघा स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए रविवार को आग्रह किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और भारत की कलात्मक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को नमन किया। 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बुनकरों और कारीगरों को ई-कॉमर्स से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों को अपनी कपड़ा जरूरतों के लिए हथकरघा उत्पाद खरीदना चाहिए। आईसीएमआर के एक संस्थान की ओर से भारत के पहले 2 मंकीपॉक्स मामलों के विश्लेषण से पता चला है कि यूएई से लौटे दोनों लोग वायरस के A.2 स्वरूप से संक्रमित थे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक A.2 स्वरूप, जिसका पिछले साल अमेरिका में पता चला था, को प्रमुख समूहों से ही नहीं जोड़ा गया है। वर्तमान प्रकोप मंकीपॉक्स वायरस के B.1 स्वरूप के कारण है। भारत में अब तक मंकीपॉक्स के 9 मामले सामने आए हैं और एक की मौत हो चुकी है। कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2022 के शेड्यूल में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। एनटीए ने आधिकारिक नोटिस जारी कर परीक्षा की नई डेट्स का ऐलान किया। जिन उम्मीदवारों का एग्जाम 12 से 14 अगस्त तक होना था, वो अब 24 से 28 अगस्त तक की परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर तकनीकी गड़बड़ियों के चलते परीक्षा नहीं हो पाई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का देश के अगली पीढ़ी के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D1 का मिशन विफल हो गया। प्रक्षेपण यान की मदद से प्रक्षेपित किए गए दोनों उपग्रह EOS-02 और आजादी सैट गलत कक्षाओं में स्थापित होकर नीचे गिर गए। इस अभियान की विफलता की वजह का पता कर लिया गया है। अब इसके समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारत के लिए नीतू घंघास, अमित पंघल, निखत जरीन और एलहॉस पॉल ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं अब्दुल्ला अबू बकर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम संदीप कुमार और अन्नू रानी ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। रविवार तक भारत 55 मेडल्स के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गया। इसमें 18 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इन सभी विजेताओं को ट्विटर पर शुभकामनाएं दी। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी ने दिल्ली के बाटला हाउस में प्रतिबंधित आतंकी संगठन IS के सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया। इसके बाद रविवार को उसे पटियाला हाउस स्थित NIA कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की रिमांड मिल गई। आतंकी के पास से एक मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 15 अगस्त से पहले कम से कम 15 मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महत्वपूर्ण गृह विभाग संभालने की उम्मीद है। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। इस मॉनसून सत्र में हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह से डिजिटल होगी। सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। जनहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस और इनेलो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि केंद्र को राज्य सरकारों की मांगों को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। उन पर कोई नीति थोपी नहीं जानी चाहिए। साथ ही ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोग होना चाहिए। सेना ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में अग्निपथ योजना के तहत 6 सप्ताह का भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शुरू किया। सुदूर बुजला और मोहबल गांव में सेना के उग्रवाद रोधी बल के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 अगस्त को शुरू हुआ और 20 सितंबर को समाप्त होगा। 6 सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को शारीरिक, चिकित्सा और लिखित परीक्षाओं के लिए तैयार करना है।
मणिपुर में सभी स्कूल अधिसूचना के अनुसार आज से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खुलेंगे। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल उस दिन शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे, यानी कि आज। स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य रहेगा और सभी तरह के कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना अनिवार्य होगा। बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच सरकार ने पिछले महीने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद कर दिए थे। मुंबई वासियों को त्योहारों के खास मौके पर वातानुकूलित लोकल में बढ़ते यात्रियों की संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने एसी लोकल ट्रेन की फेरियों को बढ़ाने का निर्णय लिया। एसी ट्रेनों की बढ़ती मांगों के बीच पश्चिम रेलवे आज से वातानुकूलित ट्रेनों की 8 और सेवाएं शुरू करने जा रहा है। फिलहाल पश्चिम रेलवे की 40 सेवाएं जो हैं वो सप्ताह के दिनों में चलती हैं, जबकि 32 सेवाएं रविवार को चलती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बलात्कार के बाद हत्या के मामले बढ़ने की वजह फांसी की सजा को बताया। उन्होंने कहा कि बलात्कारी को लगता है कि पीड़िता उसके खिलाफ गवाह बन जाएगी, इसके लिए वो हत्या कर देता है। राजस्थान में 2 साल में 26 लड़कियों के बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह ने मुंबई में अहमदाबाद के लिए आकाश एयर की पहली उड़ान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग पूरी तरह से बदल गया है। उड़ें देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत 425 वायुयान बनाए गए हैं और सरकार की योजना इन्हें 1000 तक ले जाने की है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों की संख्या भी 68 से 100 की जाएगी। ओडिशा के कुछ हिस्सों में रविवार को बहुत भारी स्तर की बारिश हुई और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव क्षेत्र के कारण राज्य में अगले 3 दिन के दौरान और बारिश होने का अनुमान है। शनिवार को बना निम्न दबाव क्षेत्र ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित हो गया है। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान इसके जोर पकड़ने और उत्तर पश्चिम में ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने का अनुमान है। राजस्थान में रविवार को कई जिलों में हल्की बरसात रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिससे प्रदेश में अगले 4-5 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य के 14 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल हुई बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी कि 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। सीनेट डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की डील को मंजूरी दे दी है। अब इसे पारित करने के लिए सीनेट में मतदान होगा। जो बाइडेन का आर्थिक पैकेज ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने, दवा की लागत को कम करना और विशाल निगमों पर कर लगाने के गहरे निहित पार्टी लक्ष्यों को पूरा करता है। बांग्लादेश में ईंधन की कीमतों में 51.7% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इससे बांग्लादेश में महंगाई बढ़ने की आशंका और बढ़ गई है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 130 टका हो गई। इससे 44 टका की बढ़ोतरी हुई। वहीं 1 लीटर ऑक्टेन की कीमत जो है वो अब 135 टका हो गई है, जो इससे पहले 89 टका थी। बढ़ती महंगाई के कारण जनता सड़क पर उतर आई है। देश के कई शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। जनता ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बांग्लादेश में जो वर्तमान हालात हैं उससे ये साफ है कि स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $4.5 अरब का कर्ज मांगा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक चीन नीति के लिए बांग्लादेश के समर्थन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बीजिंग के साथ दोस्ती को महत्व देता है। बांग्लादेश ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेहतर व्यापार संबंधों, निवेश और समर्थन का वादा किया है। ताइवान जल डमरू मध्य में रविवार को चीन और ताइवान के कई जंगी जहाज आमने सामने आ गए। इससे कुछ ही देर के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। चीनी सेना की पूर्वी थिएटर कमान के मुताबिक एक साथ जमीनी और हवाई हमले के अभ्यास में
क्षमता और तालमेल को परखने का काम पूरा हो गया। वहीं ताइवान के प्रधानमंत्री स्यू तेंग-चांग ने कहा कि देश के आसपास से चीनी सेना नहीं हटी है, इससे हमले की आशंका है। ताइवान विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, संयम से अपनी आजादी, लोकतंत्र और संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। गाजा पट्टी पर इस्राएल के हवाई हमले में उग्रवादी इस्लामिक जिहाद का दूसरे शीर्ष कमांडर खालिद मंसूर मारा गया। इस हवाई हमले में अब तक इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर ढेर हुए हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में हिंसा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 250 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। गुस्तावो पेट्रो ने बोगोटा में कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली। उनके शपथ के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। यूक्रेन ने ओडेसा और चोर्नोमोर्स्क के काला सागर बंदरगाहों से करीब 1,70,000 टन अनाज ले जाने वाले 4 और जहाजों को रवाना किया। वहीं मॉस्को ने कीव पर रूसी कब्जे वाले परमाणु संयंत्र के खिलाफ एक नई हड़ताल करने का आरोप भी लगाया है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वो कटक में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब द्वारा स्थापित ओडिया दैनिक प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह में भाग लेंगे। साथ ही गृह मंत्री भुवनेश्वर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के राजनीतिक सफर पर आधारित किताब मोदी @2.0 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के बुक रीडिंग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे। साथ ही लोकसभा में आज बिजली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। साथ ही नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में आज पेश होगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गाजा पट्टी पर इजरायली आक्रमण पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक करेगी। साथ ही आपको बता दें, बीसीसीआई 27 अगस्त से 11 सितंबर तक यूएई में खेले जाने वाले एशिया कप 2022 T20 एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम की घोषणा करेगा। साथ ही कॉमनवेल्थ खेलों का आज समापन होना है। आज अलेक्जेंडर स्टेडियम में कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन होगा। और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृता शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में उच्च सदन में संसदीय पुस्तकालय भवन में आज विदाई दी जाएगी। संसद टीवी पर आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज उनका विदाई कार्यक्रम है और पराक्रम कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो चलिए पलटते हैं ये पन्ने और जानते हैं कि 8 अगस्त यानी कि आज के दिन का इतिहास क्या कहता है। 8 अगस्त वर्ष 1908 में सिद्धेश्वरी देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थीं। सिद्धेश्वरी ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी गायन में काफी निपुण थीं। अपने मधुर और सधे कंठ से ठुमरी गायन में इन्हें महारत हासिल थी। इनके बचपन का नाम गोनो था। उन्हें सिद्धेश्वरी देवी का नाम प्रख्यात विद्वान व ज्योतिषी पंडित महादेव प्रसाद मिश्र ने दिया। एक बार मुंबई के एक समारोह में वरिष्ठ गायिका केसरबाई उनके साथ ही उपस्थित थीं। जब उनसे ठुमरी गाने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जहां ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी हो वहां मैं कैसे गा सकती हूं। उनकी स्मृति में सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना की गई। साहित्य कला परिषद और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी को भारत सरकार ने वर्ष 1967 में पद्मश्री से नवाजा। पराक्रम, आपको मालूम है कि पिछले साल जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, उसने अपना नाम बदलकर मीटा कर दिया, जिसके बाद फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि कंपनी अब अपना फोकस मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर करेगी। जिसके बाद मेटावर्स को लेकर आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। लोग जानना समझना चाहते हैं कि आखिर है क्या
और फेसबुक ऐसा क्यों कर रहा है? बिल्कुल अमृता, और जब भी हम व्हाट्सएप और फेसबुक एक्सेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें मेटा लिखा हुआ आता है। जी बिल्कुल, शुरू होने से पहले भी। तो ये शुरू में तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन और मुझे लगता है कि आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो मेटावर्स का नाम आपने सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शायद मेटावर्स को लेकर कंफ्यूजन हो या फिर पता नहीं हो कि आखिर मेटावर्स क्या है और कैसे काम करता है। आज हम इसी तकनीक के बारे में बात करेंगे और अमृता, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए मेटावर्स क्या है। तो चलते हैं अमृता की टेक क्लास में। फेसबुक का नाम दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमें मेटावर्स के नाम से जाने, लेकिन सवाल ये है कि क्यों और क्या है ये मेटावर्स। मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मेटा और दूसरा है वर्ड्स। यहाँ पर मेटा का मतलब है बियॉन्ड, यानी जो चीज हम सोच नहीं सकते, और वर्स का मतलब है यूनिवर्स, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जिसे हम देख नहीं सकते। मेटावर्स का मतलब एक ऐसी दुनिया जो हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारी समझ से बहुत आगे है। जी हाँ, मेटावर्स दरअसल एक वर्चुअल दुनिया है जहां आप वर्चुअली मौजूद रहते हैं, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि आप उस दुनिया में फिजिकली उस जगह पर मौजूद हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। मेटावर्स में किसी गांव में बैठा छात्र दिल्ली के किसी स्कूल या कॉलेज में ठीक उसी तरह से क्लास ले सकता है जैसे कि वो क्लासरूम में ही बैठा हो। मेटावर्स की दुनिया में आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने की सैर कर सकते हैं, वो भी रियल लोकेशन पर जाकर। और इतना ही नहीं, आप उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी हाइपोथेटिकल बातें कर रही हूँ। यकीन मानिए, मेटावर्स की दुनिया में ये सब कुछ संभव है। अब सवाल ये है कि ये कैसे काम करता है। मेटावर्स, जो कि पूरी तरह से एक वर्चुअल दुनिया है, इसमें आपकी तस्वीर का एक होलोग्राम तैयार किया जाता है और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको रियल लोकेशन की वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट किया जाता है। अगर आप भी मेटावर्स की दुनिया में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होगी। मेटावर्स में किसी का अवतार बनाने के लिए उसकी 360 डिग्री स्कैनिंग होती है। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो खरीद बिक्री के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तमाम वो तकनीक शामिल हैं जो आपको ले जाती है मेटावर्स की आभासी दुनिया में। फेसबुक से पहले 2017 में डिसेंट्रलैंड नाम की एक स्टार्टअप कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी, जिसके बाद आज कई कंपनियां मेटावर्स तकनीक को बाजार में उतार चुकी हैं। मेटावर्स की दुनिया एक्सपीरियंस कराने के लिए मौजूदा वक्त में कई कंपनियां काम कर रही हैं। डिसेंट्रलैंड के साथ ही सेकंड लाइफ, एक्सी इन्फिनिटी, द सैंडबॉक्स और फेसबुक भी इस दिशा में काम कर रही हैं। मेटावर्स भले ही आज अचानक से चर्चा में आया हो, लेकिन यह है काफी पुराना। 1992 में नील स्टीफेंस ने अपने डिस्टोपियन उपन्यास स्नो क्रैश में इसका जिक्र किया। मेटावर्स दरअसल इंटरनेट का भविष्य है, तो तैयार हो जाइए मेटावर्स की आभासी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए। तो देखा आपने मेटावर्स कितना फायदेमंद है। लेकिन अमृता, पूरी क्लास में आपको सुनने के बाद यही सवाल मेरे मन में है कि एक जहां पर मैं अटक गया कि एक व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, उससे आप कैसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपका सवाल एकदम सही है, जायज है पराक्रम। दरअसल इस दुनिया में लोगों के अवतार क्रिएट किए जाते हैं। मैं जीवित हूँ, मेरा एक अवतार क्रिएट किया जाएगा और जो जीवित नहीं है उसका भी अवतार क्रिएट किया जाएगा और एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बनाएगी जहां पर मैं उससे संवाद कर सकूं। नहीं, लेकिन वो व्यक्ति तो नहीं रहेगा ना, वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका अवतार क्रिएट किया जाएगा। ये आपको एहसास दिलाएगा कि वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आप उससे बात कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसको छू रहे हैं। ये बहुत ही कौतूहल भरा विषय है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, वो है नहीं, लेकिन उसका अवतार होगा। ठीक है, समझ गया। चलिए,
तो अच्छी जानकारी आज टेक क्लास में हमको मिली और हम आपको बता दें कि हेलो इंडिया को आप सनसेट टीवी के अलावा सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और साथ ही सनसेट टीवी का ट्विटर और इंस्टाग्राम ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर भी हम उपलब्ध हैं। जी हाँ, आप हमें फॉलो कीजिए, अपने सुझाव भेजिए, अपनी प्रतिक्रिया भेजिए और एक और रिक्वेस्ट कि टेक क्लास में किन टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी आप हमें बताइए ताकि अगला एपिसोड हम उस पर बिल्कुल बना सके। और इसी के साथ अमृता सावन का आज आखिरी सोमवार है जी और बहुत सारे दर्शक भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, तो देश भर के मंदिरों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है आज के दिन। जी हाँ, चलते चलते आपको कराते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन। आपका दिन शुभ हो, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।